और भी शेरों और शेरनियों, तो आज हम आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर कि हम आपको प्रूफ बताएंगे कि भाई हाउ इट इज प्रूव दैट ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं, कौन सा लॉ हम यूज करने वाले हैं इसको जो है ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने के लिए। तो वन बाय वन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सीबीएसई के लिए भाई 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके प्रूफ करने के जो प्रूफ करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का। आपको याद होगा कि इस मेथड को आपने क्लास 10th में यूज किया होगा √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। कि पहले हम उसको रैशनल मान लेते थे एंड देन वी डू अ डेरिवेशन और वी डू अ थ्योरेटिकल पार्ट, और एंड में हम प्रूव करते थे कि हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। ठीक है, कि √2 जो है वो रैशनल नहीं होता। तो इसी तरह से यहां पर हम जो मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो वी आर गोइंग टू यूज हियर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब नेक्स्ट यहां पर जो बारी आती है दैट इज कि कौन सा लॉ हम यूज करेंगे। लॉ इसके अंदर क्या यूज होने वाला है। तो भाई इन दो लॉज की हेल्प से हम इसे प्रूव करने वाले हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो है ना, ये से प्रूव करेगा कि भाई जो ईएम वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम होगी कि सर पहले ये तो बता दो कि ट्रांसवर्स नेचर होता क्या है। ठीक है, देखो भाई, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो आपके स्लो लर्नर्स से लेकर आपके इंटेलिजेंट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सबके लिए होता है। ठीक है, तो भाई ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं ताकि हर बच्चे को पता हो कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर, पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले जो बेसिक्स है इसका वो ये है कि ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू समथिंग। ठीक है, जो वर्ड ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स बेसिकली मींस परपेंडिकुलर। तो यहां पर ट्रांसवर्स नेचर क्या है, ट्रांसवर्स नेचर किसी वेव का क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सपोज एक वेव है जो कि इस तरफ ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा कि जिम के अंदर बहुत से लोग वो रस्सी को लेके ऐसे करके मूव कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिम के अंदर जो लोग रस्सी लेके ऐसे करके यूं करके मूव कर रहे होते हैं, तो उसकी जो वेव बनती है रस्सी की वो ऐसे बनती है, इस तरीके से लहर ऐसे जा रही होती है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। जिम्स के अंदर वीडियोस में कई बार यूज भी करते हैं। इस तरीके से आप रस्सी को ऐसे करके मूव करते हैं जिससे कि एक वेव सेटअप हो जाती है रस्सियों के अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। वेव तो इस तरफ जा रही है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रही है वो परपेंडिकुलरली अप या परपेंडिकुलरली डाउन, परपेंडिकुलरली अप या परपेंडिकुलरली डाउन, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। यानी कि वेव तो ऐसे जा रही है लेकिन जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर टू समथिंग, इस केस में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव तो ऐसे जा रही है लेकिन जो ऑसिलेशंस हो रही है वो उसके परपेंडिकुलर हो रही है। तो
ऐसी वेव्स को जिसके अंदर की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती हैं, उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। इसको मिटा देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर अ parallelopiped. Consider a parallelopiped having no charge enclosed in it. एक ऐसा पैरेललोपाइप कंसीडर करें। पैरेललोपाइप बेसिकली क्या होता है, एक क्यूबॉइड या क्यूब की शेप का होता है, और हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है दैट मीन्स इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक पैरेललोपाइप कंसीडर कर लिया यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोपाइप, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं प्रॉपर्ली ताकि हमें फेसेस लिखने में प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज ओ, दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड दिस इज जी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज let's say y axis and this is let's say z axis, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x y z तीनों एक्सिस को कंसीडर कर लिया, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि भाई एक्सिस कौन कौन से हैं, ए बी सी डी इसका नाम दे दिया, सारे फेसेस के सारे जो पॉइंट्स हैं उसके नाम लिख दिए, ठीक है। नाउ अब जो मेन प्रूफ स्टार्ट होता है, हम एजम्पशन करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन है हमारे पास let the wave be traveling towards x axis। हम ये मान के चलते हैं कि जो वेव है वो x एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है। ये हमारी फर्स्ट एजम्पशन थी। दूसरी एजम्पशन क्या है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाइब्रेटिंग towards x axis। हमने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना
वो वाइब्रेट कर रहा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, क्योंकि हमने वेव को भी एक्स एक्सिस पे मान लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमने वाइब्रेशन करते हुए मान लिया दैट इज आल्सो ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो हमारी ये दो एजम्पशंस हैं जहां से कि हम इसको स्टार्ट करेंगे कि भाई हम प्रूव करके दिखाएंगे कि एंड में ये हमारी एजम्पशन गलत निकलेगी, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये जो हमारी एजम्पशन थी ये गलत थी, इसको हम बाद में साबित करेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू Gauss law in electrostatics, closed integral of E dot ds should be equal to Q upon epsilon। तो हमने स्टार्टिंग में हमने ये गॉस लॉ की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उसको हमने लिख दिया कि भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने ऊपर एज्यूम किया है देयर इज नो चार्ज। जब कोई चार्ज है ही नहीं तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात का, सिंस Q equals to 0 therefore yeah, this implies closed integral E dot ds should be equal to 0। तो जब कोई चार्ज हमने पैरेललोपाइप के अंदर एज्यूम ही नहीं किया तो दैट मींस कि इसके अंदर से कोई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं निकलेगा। सो दैट मींस कि ये जो आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds है दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसा है तो इसके 6 के 6 फेस का अगर एरिया लिया जाए तो ये 0 होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके 6 फेस है तो यहाँ पर हम इसके 6 के 6 फेस लेंगे और सबको ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्लोज इंटीग्रल क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है क्लोज इंटीग्रल के अंदर। 6 के 6 फेस यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका फेस लेंगे A B C D। हम इसको ना पेयर्स में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये आपका जो फेस ABCD था ना, इसके ऑपोजिट पेयर को इसके साथ ही लिख दो। ठीक है, ABCD के ऑपोजिट पेयर कौन सा होगा, OGFE। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, सिर्फ आपको प्रूफ करना आसान, आपको खुद मैनेज करना आसान हो जाएगा अपने डेरिवेशन को। तो पेयर्स में लिख देते हैं। ये हमने एक पेयर बना दिया। इसी तरीके से दूसरा पेयर बनाएंगे। दूसरे पेयर में आपका आ जाएगा BGFC और इसके नीचे वाला ADEO। ठीक है, एक तो हमने पेयर ले लिया था ABCD और दूसरा पेयर उसके बिल्कुल ऑपोजिट GOEFG। यहाँ पे हो गया OGFE, एक ही बात है। और अब हम पेयर लेंगे ऊपर वाला BGFC और इसके नीचे वाला AOED। ठीक है, अब क्योंकि आगे पूरे बोर्ड में आ नहीं पाएगा तो अगला पेयर को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर एक पेयर हो जाएगा आपका ये वाला CFED और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ABGO।
तो यहां से हो गया बी जी ओ ए ये वाला, और बी जी ओ ए के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाला सी एफ ई डी। तो ये सबका जो है सम मिला के जो है ना 0 होना चाहिए, यानी कि हमने 6 के 6 फेस यहाँ पर कंसीडर कर लिए। एक तो नीचे वाला, ऊपर वाला, इधर वाला, ऐसे वाला, और फ्रंट वाला और बैक वाला, सारे फेसेस 6 के 6 फेस हमने इसके अंदर कवर कर ली। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इन सब का सम मिला के कितना होना चाहिए? 0। इन सब का सम मिला के होना चाहिए था 0। अब सिंपल सी बात है कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को माना था, एजम्पशन करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। हमने माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो भाई जो आपका एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेसेस होंगे उनको छोड़ के जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेसेस हैं उनमें तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ट्रेवल कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ट्रेवल कर रहा था एक्स एक्सिस की तरफ। तो ऊपर वाले फेस में, नीचे वाले फेस में, आगे वाले फेस में और पीछे वाले फेस में तो वैसे भी कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, सॉरी इज डायरेक्ट प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 2 फेस ऐसे बचेंगे जिनमें से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, बाकी के 4 फेस में तो पास ही नहीं करेगा। जिनमें से पास करेगा मैं उन्हें मार्क कर देता हूं यहां पर, ठीक है, शेड कर देता हूं। तो भाई जिन फेसेस को मैंने यहां पर शेड कर दिया है, इन वाले फेसेस के अंदर क्या है बेसिकली कि इनके अंदर जो है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास करेगा, इन वाले फेसेस के अंदर से, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि भाई इन वाले फेसेस में तो पास कर गया, लेकिन जो बाकी बचे 4 हैं उनका क्या? ऑब्वियस सी बात है, उनमें से 0 फ्लक्स, सिंपल सी बात, द फ्लक्स इज 0। तो आई थिंक यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ इन 2 फेसेस को छोड़ के ए बी सी डी और ये जो आपका ओ जी एफ ई था, जो हमने पहला पेयर लिखा था यहाँ पर, बाकी दोनों पेयर्स के अंदर जो फ्लक्स होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सिंस no field passes through, since no field passes through faces, कौन कौन से फेसेस है नाम लिख देंगे, बी जी एफ सी, कॉमा ए ओ ई डी, बी जी ओ ए, एंड सी एफ ई डी। इनमें से कोई जो है ना फील्ड पास नहीं कर रहा। Therefore, equation 3 reduces to, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब मेरे पास यहाँ पे दिव्य शक्ति है, मैं इसको डस्टर से रिमूव करके प्रॉपर कर लूंगा, लेकिन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा।
ठीक है। इक्वेशन 3 रिड्यूसेस टू तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो इस पर रिड्यूस हो गई, ये बच गया सिर्फ आपके पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर यहां पर देखा जाए, देखिए आपको पता होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उस तरफ निकलेगा ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, क्योंकि पैरेलल पाइप में दोनों फेसेस का एरिया जो होता है वो सेम होता है, लेकिन यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आता है, यहां तक सारे बच्चे नोट कर लेंगे अच्छे से। इसको मैं रब कर रहा हूं। तो यहां पर ये हमारे पास आंसर आएगा, जो ये वाला फेस है ए बी सी डी, इसके लिए आंसर आएगा ई इंटू एस और यहां पर एंगल आएगा cos 0 डिग्री। इसको हम एस मान लेते हैं, इसको हम ई एक्स मान लेते हैं यहां पर। ऑब्वियसली बात है क्योंकि एक्स की तरफ जा रहा है तो ई एक्स एस cos 0 डिग्री। दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है लेकिन एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो भाई सिंपल सी बात है, ई एक्स अगर कॉमन ले लिया जाए, या इसको हम ई एक्स डैश कर लेते हैं। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि एस तो जीरो हो नहीं सकता, जो एरिया ऑफ सरफेस है वो तो जीरो नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो ये आपका, ये यहां से हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, तो पूरे का पूरा जो आपका फ्लक्स था वो सारा का सारा यहां पर जीरो हो गया। ठीक है, अब इसके जीरो होने की वजह से दैट मीन्स ये हमारी जो एजम्पशन थी ना वो रॉन्ग थी। ठीक है, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। एजम्पशन रॉन्ग क्यों थी, क्योंकि जो आपका फ्लक्स था वो सारा का सारा इसमें से जीरो हो गया। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जा कहां रहा है, ठीक है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा कहां रहा है। तो दिस प्रूव्स दैट आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। अवर assumption was wrong, क्योंकि ये तो हम तो नाम में ही कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा निकल के क्या आ गया, जीरो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो एजम्पशन करी थी वो गलत थी। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ना दैट वाज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। The electric field should oscillate या vibrate perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, the electric field should oscillate perpendicular to the direction of oscillation। तो similar argument can be used for magnetic field। A similar argument can be used for magnetic field।
सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। अब इस वीडियो को आप अच्छे से